today's topic is National Education Policy 1986। 1986 में बहुत से बदलाव किए गए और यह सिद्ध किया गया कि 1986 की जो पॉलिसी है उसके जो सुझाव दिए गए वो बहुत ही सही सटीक हैं और वो पॉलिसी भारतीय शिक्षा नीति के लिए पूरी तरह से पारित की जाए और उसको इम्प्लीमेंट करके जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज़ चलाई जा रही हैं उनको हटा के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पारित करके सारी चीज़ों में उसको यूज़ किया जाए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1908 में उसको 12 पार्ट्स में और 157 पैराग्राफ्स में डिवाइड किया गया। जो वो 12 पार्ट्स थे और 157 पैराग्राफ्स थे उनमें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात की गई कि वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, कंपलसरी एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिनके बारे में उन्होंने हमें बताया। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 3 बार फॉर्मुलेट की गई है टिल 2020, जिस साल में अभी हम हैं। 3 बार उसको पारित किया जा चुका है। तीनों बार अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स ने उनको पारित किया। सबसे पहले पारित किया इंदिरा गांधी जी ने 1968 में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थीं। सेकंड जब पारित किया गया तो राजीव गांधी जी ने पारित किया 1986 में। और थर्ड टाइम, जो कि अब हम सभी को पता है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2020 में पारित किया। तो इन शॉर्ट जो पूरी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है वो 3 बार पारित की गई और उन 3 बार के बीच में एक प्लान ऑफ एक्शन 1992 लाया गया, जिसे मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने पारित किया था। मतलब प्लान ऑफ एक्शन बनाया था उन्होंने 1992 में और उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ही उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंडर बहुत सी ऐसी चीज़ों को डाला गया है जो हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी। हम ये सभी जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंडर सारी चीज़ों को लिया गया है। वुमेन एजुकेशन की बात अगर हम कहें, कंपलसरी एजुकेशन की बात कहें या हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो ये सारी ही चीज़ें उसमें डाली गई हैं। बैकवर्ड जो सोसाइटी है, वो जो मेंबर्स हैं, बैकवर्ड सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनको आगे लाने की बात की गई है। माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन की बात की गई। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है और फंडामेंटल एजुकेशन राइट की भी बात करता है कि एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट मानना चाहिए, क्योंकि शिक्षा क्या है, एक अधिकार है, सबका अधिकार है। और आर्टिकल 21A जो हमारा संविधान है, आर्टिकल 21A में शिक्षा को एक अधिकार बना दिया गया है कि शिक्षा एक सबका अधिकार है, सबको उसे लेने का हक है। आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उनके कास्ट कलर के बेस पे या उनकी रहने सहने के तरीके पे। किसी को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए या उनके पास इनकम नहीं है, वो फ़ीस नहीं दे सकते तो उनको शिक्षा ना मिले। तो आर्टिकल 21A जो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में पारित किया गया, वो इसीलिए पारित किया गया ताकि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी छात्र हैं जिन्हें एजुकेशन लेनी है, उन्हें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना मिले या उन्हें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो एजुकेशन लेने में। और सबसे बड़ी बात है, हमारी जो कंट्री है या कोई भी कंट्री में अगर एजुकेशन पॉलिसी अच्छी नहीं है तो उस कंट्री का जो विकास है वो रुक जाता है, क्योंकि एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा स्रोत है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो एक ऐसा सोर्स है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं और अच्छे बदलाव के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि शिक्षा हमें सोचने समझने की और अच्छी समझ देती है। हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, अब हम उस चीज़ को, अगर हमें लगता है कि नहीं वो चीज़ गलत है, तो हम उसे दोबारा ढूंढेंगे, दूसरी बुक्स में ढूंढेंगे या कहीं इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो हमें और चीज़ें पता चलती हैं। तो इन शॉर्ट एक सिंपल सी बात है कि एजुकेशन हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सोच को भी बदलती है, प्लस हमारी सोसाइटी में भी चेंजेस लाने का एक मोटिव हो सकता है। दूसरी बात यहाँ की गई शिक्षा के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर, अगर हमारी बॉडी में कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा तो हमारी बॉडी भी नहीं चलेगी। वैसे ही हमारी जो शिक्षा नीति बनाई जाती है उनको भी स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो था 10+2+3 का, जो अब चेंज किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि प्रधानमंत्री जी मिस्टर नरेंद्र मोदी ने पारित की, उसमें जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो है 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर। उसके अकॉर्डिंग 12 साल की स्कूलिंग आपको कंप्लीट करनी है
और उससे पहले 3 साल की आंगनवाड़ी शिक्षा यानी कि जो प्री स्कूलिंग होती है। प्री स्कूलिंग में सबसे बेसिक बात होती है कि प्री स्कूलिंग आपका बेस बनाती है। किसी भी बच्चे के लिए लिखना, पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है और उससे पहले बोलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा देख के समझ रहा है तो उसको उसे लिखना भी है, और अगर बच्चा बोल रहा है तो उसको उसकी स्पेलिंग करेक्ट लिखनी है। तो वो सारी चीज़ें प्री स्कूलिंग में कंप्लीट होती हैं। अगर बच्चे का बेस अच्छा बनेगा तो ही जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। और एजुकेशन पॉलिसी हमेशा से ही ऐसा नहीं है कि बिना स्ट्रक्चर के चली है। जितनी भी बार पारित की गई उसमें स्ट्रक्चर को चेंज किया गया, लेकिन इस बार का जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो 5+3+3+4 का बनाया गया, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने के लिए लाई गई है। और सबसे बड़ी बात है, अगर बेस बन जाता है बच्चे का अच्छे से तो हम उसको आगे अगर हम कुछ समझाते हैं या हम अपनी भी बात करें, अगर हमारा किसी चीज़ में बेस बना है तो हमें वो चीज़ जल्दी समझ आएगी। तो ऐसे ही जो 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई थी उसमें 10+2+3 का स्ट्रक्चर लागू किया गया था, और उसमें ये बात भी कही गई थी कि शिक्षा के लिए सबका समान अधिकार होना चाहिए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्योंकि एक सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग हर किसी को राइट है एजुकेशन पाने का, और एजुकेशन सबके लिए समान हो, निःशुल्क और अनिवार्य सबका अधिकार है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। ये पॉइंट आपको सारी कमीशंस और सारे ही नीतियों में मिलेगा, क्योंकि कंपलसरी एजुकेशन और निःशुल्क एजुकेशन का जो मोटो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया था ताकि जितने भी बच्चे हैं जो पैसे नहीं दे सकते, इन शॉर्ट फीस नहीं दे सकते हैं, वो उनको भी एजुकेशन मिले। और कंपलसरी इसीलिए बनाया गया कि बच्चों को काम ना करना पड़े। चाइल्ड लेबर की जहाँ हम बात करते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि चाइल्ड लेबर अगर चलता रहेगा तो हम बच्चों को एजुकेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। दूसरी बात इन्होंने बात करी है महिला शिक्षा के लिए, मतलब वुमेन एजुकेशन। अगर वुमेन एजुकेट होगी तो वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा। और जैसा कि ये कोट हम सब ने सुना है, इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ नेशन और अ फैमिली। ये हम सब जानते हैं कि अगर आपकी मम्मी पढ़ी लिखी हैं, आपकी दादी पढ़ी लिखी हैं, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही समझा देंगी बिना बुक्स के। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हम अभी भी आगे चल के, हमारी सोसाइटी में आज भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे वुमेन एजुकेशन नहीं है अभी भी, तो उन चीज़ों के बदलाव के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चलाई गई थी। और आज भी वुमेन शिक्षा को लेके बहुत सारी जगह पे प्रोटेस्ट होते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, वो हर जगह पारित होनी चाहिए, बट वो कहीं कहीं पे नहीं हो पाई है। दूसरी बात यहाँ हुई वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की, सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं, वुमेन्स के लिए भी मेनली। क्योंकि जहाँ जितना भी ऊंचाई पे वुमेन्स जाती हैं, जितने भी चली जाएं, उनके लिए वो भी काम है। हर चीज़ को सही नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो गलत है उसको सही करना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आता है। दूसरी बात इन्होंने यहाँ करी है बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एजुकेट करने की। जो SC STs होते हैं या अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जिन्हें प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिल पाती, डिस्क्रिमिनेशन का सामना उन्हें करना पड़ता है, हर जगह भेदभाव हो जाता है उनके साथ, तो उनकी भी बात उन्होंने कही है कि उन्हें प्रॉपर स्टडी मटेरियल देना चाहिए। स्टडी मटेरियल मिलेगा तभी तो वो पढ़ पाएंगे। अगर उनके पास बुक्स नहीं हैं और हम उन्हें ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे हैं, अगर सिंपल सी बात अभी का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम अभी भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं अगर ऑनलाइन, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी भी बुक्स नहीं है। अगर बुक्स नहीं है तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। और दूसरी बात उन्होंने माइनॉरिटीज़ की कही, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर माइनॉरिटीज़ वो होते हैं जो अल्पसंख्यक है, जिनकी जो अमाउंट है या जो लोग कम हैं, एक ग्रुप है जिनमें लोग कम हैं, जैसे हम नॉर्मली जितने भी हम माइनॉरिटीज़ का नाम लेते हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये सब लोग अपनी क्वांटिटी में कम हैं और इसीलिए इन्हें माइनॉरिटी ग्रुप बना दिया गया है। पर इनको भी प्रॉपर एजुकेशन देने की बात की गई और उनकी भाषाओं में बात की गई कि हाँ, उन्हें उन्हीं की मदर टंग में या उन्हीं की लैंग्वेज में उनको एजुकेशन दी जाए। फिर उन्होंने बात की हैंडीकैप्स की। इस नीति के तहत सामान्य समुदाय यानी कि जितने भी नॉर्मल लोग हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उनके शारीरिक और मानसिक रूप से जितने भी लोग परेशान होते हैं, जो विकलांग है, उनको सबको पहले एक ग्रुप में बनाना चाहिए और उस ग्रुप को ही धीरे धीरे बढ़ावा देना चाहिए।
क्योंकि क्या होता है, अगर आप उन्हें सेम क्लास में बिठा दोगे तो बच्चे उनके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, तो वो भी ज़रूरी है। प्लस उनको प्रोवाइड कराना चाहिए मटेरियल, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बोला, जैसे ब्रेल ब्लाइंड बच्चों के लिए प्रोवाइड कराना, या हियरिंग एड्स जो डेफ बच्चे हैं, तो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना भी ज़रूरी है। बिना प्रोवाइड किए मटेरियल्स हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वो बच्चा पढ़ लेगा। उसके बाद बात हुई नेशनल गोल्स की। उनके मेन कुछ नेशनल गोल्स थे, जैसे कि एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, नेशनल इंटीग्रेशन, एनर्जाइजेशन ऑफ कल्चरल क्रिएटिविटी, प्रमोशन ऑफ वुमेंस इक्वालिटी एंड एजुकेशन। तो यहाँ सारे पॉइंट्स कवर होते हैं कि हाँ उन्होंने पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात की, नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि सब में एकता हो इसकी बात की, कल्चर क्रिएटिविटी की बात की कि कल्चर को साथ लेते हुए ही एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, और उसके बाद उन्होंने प्रमोशन ऑफ वुमेंस इक्वालिटी और उनकी एजुकेशन की बात की। तो यहाँ सारी ही चीज़ें हमें ये बता दी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके अंडर सारे ही पॉइंट्स को कवर किया गया। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।